हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू नीट जर्नी। तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जो पहला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो होगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जो कि हमारी एनसीईआरटी 11th का 16th चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो पहला पेज पे हम लोग को दिखेगा कि लिखा हुआ है अल्फोंसो कोर्टाई। अल्फोंसो कोर्टाई कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु पब्लिश्ड पेपर जिसमें इन्होंने बताया था कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हम लोग के बेसल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कॉक्लिया के। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को हियरिंग ऑर्गन भी बोलते हैं ह्यूमंस में। सो दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फोंसो कोर्टाई का नाम पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में कि विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड अबाउट द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। एंड ऑल्सो कि इन्होंने क्या पढ़ा था, ही वॉज द वन हु ऑलवेज स्टडीड अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। he was to major in the cardiovascular system of the reptiles. Next, moving to our first page of digestion and absorption. Let's start with what is digestion. You can mark it here that the process of conversion of complex food substances to simpler substances is called digestion. You can see here that the conversion of food substances which are complex to substances which are simple in forms is called digestion. Also, there is a line where it is written that digestion is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. So you have to mark it very important कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रोसेस है। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। हमेशा नीट वाले जो होगा एनटीए उठाएगा यहाँ से और क्वेश्चन दे देगा कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है, तो उसमें हम लोग को लिखना रहेगा कि डाइजेशन जो है वो है एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। चलो, अब डाइजेशन की बात कर ली है तो शुरू करते हैं। डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? द फर्स्ट टाइम वी इनटेक फूड इज़ द माउथ। माउथ क्या होता है? हमारी एक एंटीरियर ओपनिंग है। माउथ में हम लोग इधर दिख रहा है, दिस इज़ द एंटीरियर ओपनिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट हियर इट इज़ कॉल्ड द बकल कैविटी। वील डिस्कस इट लेटर। तो हमारे बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? हमारे बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है, हमारे बकल कैविटी में टंग प्रेजेंट है, हमारे बकल कैविटी में और क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन उसको रीड करते चलेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोगों ने अभी बात की कि जो हमारी बकल कैविटी होती है उसमें टीथ होते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने अभी बताया कि व्हाट इज़ माउथ, व्हाट इज़ माउथ, you can see here that the alimentary canal, it is written here that the alimentary canal begins with an anterior opening the mouth. as I told कि हम लोग का जो माउथ है ये एक एंटीरियर ओपनिंग होती है और हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। ओके, ये एंटीरियर है और जो एनस होगा वो पोस्टीरियर होगा। एंटीरियर मीन्स फ्रंट एंड पोस्टीरियर मीन्स बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जैसे कि जो भी बायोलॉजी पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि डॉर्सल वेंट्रल क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर इंफीरियर क्या है। सो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है कि एंटीरियर मीन्स फ्रंट, पोस्टीरियर मीन्स बैक। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है, हम लोग मार्क करते चलेंगे। इसमें भी राइट हियर दैट mouth is an interior opening and the anus is the posterior opening. जैसा I told कि जो कैविटी होता है माउथ से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी। हम लोग का जो टूथ होता है इनके अरेंजमेंट को कि ये कैसे अरेंज्ड है, कैसे कैसे सेटल है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटेशन। तो हम लोग का ह्यूमंस हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे ह्यूमंस में किस तरीके का डेंटेशन होता है? सो हम ह्यूमंस में होता है थीकोडोंट। व्हाट इज़ थीकोडोंट? थीकोडोंट मतलब जब जो भी टूथ है वो किसी एक सॉकेट में फिट होगा। जैसे कि जो हमारे एक एक टूथ है ये हम लोग की जॉ बोन में फिक्स होता है एक सॉकेट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। फिर आता है एक टर्म डायफायोडोंट। एज द नेम सजेस्ट, डाई दिया है मतलब दो। जिस भी मैमल, जिस भी एनिमल के दांत 2 बार आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायफायोडोंट। सबके आते हैं बचपन में,
ये होता है ना कि दूध के दांत टूट गए, उसी दूध के दांत को बोलते हैं मिल्क टीथ भी बोलते हैं या डेसिडुअस बोलते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डेसिडुअस ट्री फॉरेस्ट। जो डेसिडुअस ट्री होते हैं वो लोग एक सीज़न में आके अपने जितनी भी लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, इसीलिए उनको डेसिडुअस बोलते हैं। वैसे ये जो टीथ होते हैं हम लोग उनको शेड करते हैं एट अ सर्टेन एज। उसके बाद जो टीथ निकलते होते हैं वो है परमानेंट, उसके बाद टीथ नहीं निकलेंगे। इसीलिए कभी आपने देखा होगा किसी बड़े इंसान के दांत टूट जाएँ तो उसकी जगह नकली दांत लगाए जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट, एज वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, ये जो डायग्राम है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इस डायग्राम से भले नीट में डायग्राम मत आए, बट इस डायग्राम से क्वेश्चंस पक्का आएंगे भाई। तो इस डायग्राम को हम लोग कंप्लीट करेंगे कब? ये जो पैराग्राफ्स दिए हैं इस पेज पे, इसको करने के बाद। ऑल्सो आई डोंट थिंक सो कि इस एक वीडियो में पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो पाएगा। तो लेट्स सी कि कितना वीडियो हम लोग बना पाते हैं, कितना कवर हो पाएगा। बाकी पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में आएगा। सो ऑल्सो like the video and subscribe to my channel if you're new here. So let's start with the next paragraph. सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है कि 32 परमानेंट दांत होते हैं। कितने? 32, इसीलिए बोलते हैं 32 मत दिखाओ, समझे? फिर एक और टर्म दिया है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है? हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। और हम ह्यूमन से हमें कितने प्रकार के टीथ होते हैं? चलो हम लोग गिनते हैं। इंसीजर्स हो गए, केनाइन हो गए, प्रीमोलर हो गए और मोलर हो गए। कितने हो गए? ये 4 तरीके के दांत होते हैं हमारे एक डेंटेशन में। इसलिए हम लोग ह्यूमंस जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। क्यों थीकोडोंट? इसलिए होते हैं क्योंकि जो एक एक टूथ है वो एक सॉकेट में फिक्स्ड है। डायफायोडोंट होते हैं। डायफायोडोंट क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग के जो मिल्क टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस होते हैं। फिर एक और टर्म आ गया हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया? हेटेरोडोंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग की जो डेंटेशन में कितने तरीके के दांत हैं। अब डेंटेशन में हेटेरोडोंट आ गया। अब हेटेरोडोंट आ गया तो मतलब अब हम लोग को डेंटल फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा भाई। तो डेंटल फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और यहाँ पे 2 क्या डिनोट करता है? 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। एक क्वेश्चन आता है नीट में कि जो हम लोग चाइल्ड होता है, चाइल्ड मतलब जिनके मिल्क वाले टीथ होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? उनका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2102 अपॉन 2102। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चे होते हैं उनमें हम लोग के प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला आता है कि जो एक 18 साल का बच्चा है भाई, उसके कितने दांत हो जाएंगे? उसके हो जाएंगे 2122। उसके बाद फिर 2122। फिर आता है एक समय आता है 25 साल की उम्र के बाद कि भाई अब जो है ना अकल का दांत निकलेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजडम टूथ। तो जो विजडम टूथ होता है वो निकलता है 25 ईयर्स के बाद, तब जाके हम लोग का डेंटेशन पूरा होता है और वो होता है 2123 अपॉन 2123। डू यू गेट इट? मैं ये जो नोट्स होंगे इसको लिख के मैं प्रोवाइड कर दूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ऑल्सो यू शुड ऑल्सो नोट डाउन, क्योंकि इसमें लिखना पॉसिबल नहीं उतना अच्छे से, सो मैं बस बताती जा रही हूँ एंड यू शुड राइट इट डाउन, डू नॉट फॉरगेट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड इज़ 2102 अपॉन 2102, मतलब कितने दांत? 20 दांत। फिर हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला ऑफ 18 ईयर चाइल्ड, उसके हो गया 2122 अपॉन 2122। फिर आ गया हम लोग का डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ पर्सन आफ्टर 25 ईयर्स, तो उसका हो गया 2123 अपॉन 2123। फिर एक क्वेश्चन आता है नीट में कि मोनोफायोडोंट डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमंस क्या होगा। सो मुझे इतना तो पता है कि आप लोग इतने होशियार हो कि आप इसको निकाल लोगे, तो उसको निकाल देते हैं कि 0021 अपॉन 0021। समझ आया? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आगे क्या क्या दिया हुआ है भाई। हम लोग को पता है जो हमारा टीथ होता है उसमें जो हार्ड कवरिंग होती है जो हम लोग को टूथ को कवर करती है उसको हम लोग इनैमल बोलते हैं। इनैमल किस में हेल्प करता है? मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड। मैंने अभी क्या बताया था, डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल। और मैकेनिकल च्यूइंग या मैकेनिकल डाइजेशन को ही मैस्टिफिकेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ मैस्टिफिकेशन?
मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड मैस्टिफिकेशन. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट कि मैस्टिफिकेशन हो गया. फिर हम लोग का आता है कि जो हम लोग का अपर सरफेस ऑफ टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले. कभी अपनी टंग देखना, उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे विलाई की तरह, उसको हम लोग पैपिले बोलते हैं. और हम लोग के पैपिले कितने तरीके के होते हैं भाई? पैपिले हो गए हमारे 4 तरीके के. नोट डाउन कर लो, 4 तरीके के पैपिले हैं. और पैपिले के नाम क्या क्या है आपका? सर्कमवैलेट पैपिला जो सबसे बड़े होते हैं, इनमें हम लोग के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. फिर हो गया फंगीफॉर्म पैपिला, फिर हो गया हम लोग का फिलीफॉर्म पैपिला, और फिर हो गया वैलिएट या र्यूमिनेट. र्यूमिनेट मतलब र्यूमिनेट्स वो होते हैं जिनमें 4 चेम्बर्ड स्टमक होंगे. आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में. तो हम लोग के जो र्यूमिनेट्स में होता है वो होता है वैलिएट. वो 4 टाइप के हो गए. और टेस्ट बर्ड्स पे क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट ले सकते हैं? उसको बोलते हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स. टंग पे प्रेजेंट होते हैं क्या? गस्टैटो रिसेप्टर्स. यहाँ लिख लीजिए टेस्ट बर्ड्स के आगे कि टेस्ट बर्ड्स में गस्टैटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से हम लोगों को टेस्ट आता है. और द प्रोसेस ऑफ हैविंग टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड गस्टेशन. नेक्स्ट एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है कि the oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air. The esophagus and trachea open into the pharynx. उसके बाद अब आया मार्क करने का समय. A cartilaginous flap called epiglottis. Epiglottis prevents the food into the glottis ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग. एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? ये विंड पाइप को कवर करता है फूड स्वॉलोइंग के समय, ताकि खाना खाते समय विंड पाइप में खाना ना चली जाए. ओके. उसके बाद शुरुआत हो गई कि द ईजोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैक. अब ये जे शेप्ड बैग क्या है? जे शेप्ड बैग हमारा स्टमक है. सो चलो पहले हम लोग इसके बाद वाला सब पैराग्राफ कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम पे और सब कुछ वहाँ पे नोट करेंगे. ओके. जे शेप बैग्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक. मैंने अभी बताया कि जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है वो होगा आपका स्टमक. उसके बाद अ मस्क्यूलर स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या होता है? वेल्व लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हम लोग के फूड को वापस जाने से, क्योंकि वो अंदर आया और स्फिंक्टर बंद. ओके. मस्क्यूलर स्फिंक्टर कहाँ गया पेन भाई? मस्क्यूलर स्फिंक्टर. मस्क्यूलर स्फिंक्टर है गैस्ट्रो ईजोफेजियल स्फिंक्टर उसको बोलते हैं. गैस्ट्रो ईजोफेजियल क्यों? क्योंकि जो ईजोफेगस को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है और वहाँ पे जो स्फिंक्टर बंद हो रहा है उसको बोलेंगे गैस्ट्रो ईजोफेजियल स्फिंक्टर. और मस्कुलर स्फिंक्टर है. मस्कुलर लिखा है तो कौन सी मस्कुलर प्रेजेंट होगी? मस्कुलर मतलब स्मूथ सर्कुलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. इसके बाद बात करते हैं द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन. ये मार्क कर लेना कि स्टमक की लोकेशन कहाँ पर है. अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक. पाइलोरिक को भी हम लोग फर्दर 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे जब हम लोग स्टमक के एनाटॉमी एकदम अभी डायग्राम पे पढ़ेंगे. अभी रीड करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन्स. अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, अ लॉन्ग मिडिल कॉइल्ड पार्ट जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम. जो हम लोग का ड्यूडेनम होता है वो सी शेप का होता है, बट वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. और इलियम जो होता है हमारा, लुक हियर, इलियम इज हाईली कॉइल्ड एंड इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद हम लोग का लिखा हुआ है इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. जैसे कि अभी हम लोग पढ़ा कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ओपन होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है? आई वॉन्ट कॉमेंट सेक्शन में कि क्या क्या होता है, एंड आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल
कि हम लोग का इलियम के बाद क्या आएगा, इलियम के बाद सीकम आएगा। जो इलियम सीकम को जो वाल्व कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। यहाँ पे स्पिंटर नहीं वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल से हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो कोलन होता है, कोलन भी 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। और हम लोग की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसके बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में कितने लेयर्स होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं 4 लेयर्स आपके, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। लिख लेना जो 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स के नाम लिख लेना, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो हम लोग की सेरोसा होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद आपकी मस्कुलरिस जो हो गई वो स्मूथ मसल से बनी होती है। फिर होती है हमारी सब म्यूकोसा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होती है। उसके बाद आ गया हम लोग का म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब जिसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस प्रोजेक्शंस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या दिया हुआ है? सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, मैंने अभी बताया। मीजोथीलियम, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्मूथ मसल से बना है। स्मूथ मसल्स कौन कौन से हैं? सेरोसा में भी हम लोग के स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो स्टमक में, सेरोसा में 3 तरीके के मसल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और सर्कुलर। स्टमक एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 3 तरीके के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और सर्कुलर। नेक्स्ट, एज वी रीड हियर कि मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स usually arranged into an inner circular and outer longitudinal। क्या दिया है यहाँ पे? inner circular and outer longitudinal। an oblique muscle layer may be present in some regions। इसमें मैंने बताया कि ये एक रीजन है जहाँ पे 4 तरीके के प्रेजेंट होते हैं, 3 तरीके के प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ओब्लिक। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है। और उसके बाद हम लोग का म्यूकोसा था जिसमें इरेगुलर फोल्ड्स और प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग र्यूगे भी बोलते हैं। ओके, र्यूगे की अभी बात करते हैं कि कैसे इनका फंक्शन होता है। स्टमक में प्रेजेंट है तो र्यूगे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो विलाई हो गया। अब आते हैं आगे, क्या लिखा है? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, र्यूगे इन स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन विलाई। अभी क्या बताया था कि जो स्टमक में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं र्यूगे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो विलाई। अब मैं बताती हूँ र्यूगे क्या होता है। आप सो के उठे, आप देख रहे हो कि हाँ भाई हमारा पेट जो एकदम फ्लैट है, आज तो एकदम मस्त लग रहे हैं, मोटे बिल्कुल नहीं दिख रहे। लेकिन जैसे ही आपने सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया, पानी पिया, आपका पेट निकल आया, वैसे ही जो हम लोग र्यूगे होते हैं वो ऐसे बाइंड रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 करके खुलते हैं, एक्सपैंड होते हैं। तो र्यूगे ये होते हैं। और विलाय जो होते हैं उनका काम क्या होता है? विलाय जो होते हैं आपका एब्जॉर्प्शन को 600 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? 600 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं विलाय आपके एब्जॉर्प्शन को। आगे पढ़ते हैं। ओहो, अब आए एक और डायग्राम भाई। चलो डायग्राम पे जाने से पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सारे डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उसके बाद का जितना भी होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। सो लेट्स कवर इट टिल हियर, ताकि आपको जो समझ आए वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो जो डाउट हो वो भी बताइएगा ताकि मैं डाउट्स क्लियर कर सकूँ। एंड नोट्स जो हैं वो सब प्रोवाइड कर दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी। सो लेट्स स्टार्ट कि आगे क्या दिया है। अभी मैंने बताया कि विलाय होते हैं। माइक्रो विलाय में एक बहुत बड़ी फंक्शनिंग होती है, या एक बहुत अच्छा उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। अब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है तो उसके अंदर एपिथीलियम है, वो कैसा होगा?
तो जो ब्रश बॉर्डर प्रोजेक्शंस है उसमें होगा ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमिनार एपिथीलियम। कौन सा प्रेजेंट होगा? ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमिनार एपिथीलियम। फिर लिखा है दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। अभी मैंने बताया था कि जो विलाय होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन को 600 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं। कितना? 600 टाइम्स। यहाँ लिख लो, याद रखना कि 600 टाइम्स तक बढ़ा देंगे वो अब्जॉर्प्शन को। आगे फिर दिया हुआ है कि म्यूकोसल एपिथीलियम, अभी मैंने बताया कि म्यूकोसा होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का क्या काम होता है? ये लोग सिक्रीट करते हैं म्यूकस, जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। फिर होता है म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम आ गया, तो ये बताओ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या नाम होता है? तो हम लोग का पहला जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हो गया आपके ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? पेराइटल सेल्स। और ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं इनका क्या काम होता है? पेराइटल सेल्स जो होते हैं ये करते हैं HCl का सिक्रीशन। HCl सिक्रीशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। अगर नीट में ऑप्शन आए कि HCl सिक्रीशन कौन करता है तो ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स पे ही टिक लगाना है। उसके बाद हो गया आपके पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स का काम क्या होता है? ये लोग प्रोरेनिन को रिलीज़ करते हैं। प्रोरेनिन का काम क्या होता है? जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें आपने सुना होगा कि रेनिन का होता है, और फिर जो मिल्क होता है उसका कर्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तभी वॉमिटिंग करते हैं वो लोग कर्ड की तरीके की। उसके बाद हो गए हम लोग के गैस्ट्रिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, आपके पेराइटल सेल्स, बस इतने से आप लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। फिर आता है हम लोग का, अभी हम लोग बात किया म्यूकस एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट्स म्यूकस। उसके बाद म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। आपके विलाई ऐसे प्रेजेंट हैं, और जो क्रिप्स यानी कि जो डिप्रेशंस ये जो प्रेजेंट हैं ये हो गए आपके क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। हम लोग की ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हर लेयर में अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ये जो डायग्राम दिया है भैया ऊपर, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर पीछे चलते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अब इसके आगे लिख लेना कि जो सेरोसा होती है, सेरोसा क्या होती है? सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। सेरोसा मीज़ोथीलियम से बनी होती है। मीज़ोथीलियम मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। फिर आ गया मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में भी तुम्हारे 2 लेयर हैं। ये जो इनर सर्कुलर है ये होगा तुम्हारा ओब्लीक, और जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है वो तो दिया हुआ है। फिर देखो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ओब्लीक। अभी खैर मैंने गलत बोल दिया था थोड़ा सा, लेकिन इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ओब्लीक लेयर। और इसके बीच एक और चीज़ प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ऑरबैक प्लेक्सस मतलब जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स का कलेक्शन हो, ठीक है। और ये हम लोग क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का उसको कंट्रोल करता है। फिर आ गया सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि ड्यूडेनम का पार्ट है। उसके बाद मेजनर्स प्लेक्सस। मेजनर्स प्लेक्सस क्या होता है? ये मेजनर्स प्लेक्सस मैंने बताया जो वो रीजन जहाँ पे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हो। और मेजनर्स प्लेक्सस आपका कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। जो अभी मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बताया उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है आपका मेजनर्स प्लेक्सस। और म्यूकोसा का मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया ही था कि अगर स्टमक में है तो र्यूगे होंगे, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो विलाई होंगे। चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने पुराने डायग्राम में। आ जाते हैं भैया 16.1 डायग्राम द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, कहाँ से क्या शुरुआत है। ओरल कैविटी, माउथ। ओरल कैविटी, बकल कैविटी, एंटीरियर ओपनिंग इज द माउथ। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है?
लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं। इनका काम क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्क कर लेना, इस जगह पे ये जो स्टमक का पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे स्फिंक्टर होगा इसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, या अभी मैंने बताया था गैस्ट्रिक ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर। लिख लेना, कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने बताया था अभी, स्टमक का हम लोगों ने एनाटॉमी नहीं पढ़ा, लेकिन स्टमक की एनाटॉमी में हम लोग का होता है कार्डियक, फंडस और कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। और जो लास्ट रीजन है पाइलोरिक, यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा। अभी ओडाई की बात की थी, ओडाई, कोटाई की बात की थी, कोटाई से याद रखना ओडाई। और जो स्फिंक्टर हम लोग का हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। लिख लेना, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। उसके बाद एक वेल्व की बात की थी हमने। कौन से वेल्व की बात करती थी? कि जहाँ पे इलियम सीकम से कनेक्ट होता है जाकर, उसको बोलते हैं इलियम सीकल वेल्व। क्या बोलते हैं? इलियम सीकल वेल्व। इसके बाद अभी हम लोग ने बात किया था कोलन की। कोलन कितने तरीके के थे? 4, 1, 2, 3, 4। ये ध्यान रखना, नई एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ, पुरानी एनसीईआरटीज़ में शायद ना मेंशन हो, बट दिया हुआ है कोलन के कितने पार्ट्स है। कोलन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड एंड ट्रांसवर्स। उसके बाद आ गया एनस। एनस में भी भैया 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल, फिर दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है वो होता है वॉलेंटरी, और इंटरनल होता है वो होता है इनवॉलेंटरी। ये लिख लेना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनम की। यहाँ पे घूम के पढ़ेंगे, लेकिन सब पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ा है वो नोट भी करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यूडेनम क्या होता है? सी शेप्ड स्टमक, जे शेप्ड। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या क्या होता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल का स्टोरेज और प्रोडक्शन। उसके बाद लिवर। अगर नीट में क्वेश्चन आया कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और स्किन इज़ वन ऑफ देम, जिसपे हम लोग सेंस करते हैं टच को, तो इसीलिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज़ लिवर, बट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ स्किन। सो आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका क्या क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की एनाटॉमी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, और उसके आगे जितना भी बचा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, एंड यू ऑल्सो लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।